हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग तमस उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और तमस उपन्यास का सारांश दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो उपन्यास तमस उपन्यास है, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और सारांश से समझ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। सेकंड, भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ था। देखिए, इनका जन्म स्थान कहाँ था? रावलपिंडी, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु लिया हूँ, हर महत्वपूर्ण बिंदु से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनेगा, जो कि आपको जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो में जरूर अच्छा से अच्छा कंटेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमस उपन्यास पर गोविंद निहलानी ने 1986 ईस्वी में फिल्म और दूरदर्शन धारावाहिक भी बनाई थी। तमस उपन्यास पर बनी फिल्में में किरदार जैसे ओमपुरी, दीपा शाही, अमरीश पुरी, भीष्म साहनी और ए.के. हंगल और इत्यादि अनेक किरदार थे। तमस का अर्थ क्या है? अंधकार या अज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तमस की कथा में अप्रैल 1947 के समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब जगह एक जगह कंटेंट आपको कलेक्शन कर दिया हूं। तमस उपन्यास में कुल 5 दिनों की कहानी है, किंतु 5 दिनों की कहानी 20वीं शताब्दी के भारत के अब तक लगभग 100 वर्षों की कथा कही गई है। तमस उपन्यास अप्रैल सन 1947 की कथा है, अर्थात आज़ादी के आसपास विभाजन की प्राप्ति की कथा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह घटना प्रधान उपन्यास है। इसमें स्पष्ट किसी व्यक्ति को मुख्य पात्र नहीं कहा जा सकता, किंतु मुख्य कथा भाग हिंदू मुस्लिम संदर्भ में सांप्रदायिक तनाव से संबंध है। भीष्म साहनी ने तमस में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। पूरा का पूरा जो तमस उपन्यास है सांप्रदायिकता से परिपूर्ण है। भारत की आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता भी बैसाखियाँ लगाकर वास्तविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। तमस उपन्यास को 2 खंडों में बांटा गया है। देखिए, पहले खंड में 13 प्रकरण है, दूसरे खंड में 14 से 21 प्रकरण है। तमस उपन्यास के पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव भी कहानी कही गई है। कथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ गए हैं, या बोल सकते हैं कि दूसरा खंड जो है गांव पर केंद्रित है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद तो लिखा गया है, किंतु इसमें जो टीस है वो आज भी महसूस होती है। भीष्म साहनी जो रावलपिंडी के थे, उन्हें विभाजन की त्रासदी को देखा और भोगा भी, तभी इसका यह भी उपन्यास इतना जीवंत है। देखिए, रावलपिंडी जब आज़ादी के पहले रावलपिंडी पाकिस्तान भारत में पड़ता था, लेकिन विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद रावलपिंडी अब पड़ता है पाकिस्तान में। तमस देखिए, तमस उपन्यास में देश की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों का और मानवीय रूप का वर्णन है। तमस उपन्यास में अंग्रेज सरकार की फूट डालने की नीति भी है। नेक्स्ट पॉइंट, तमस उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी का मिश्रित रूप है। उपन्यासों में पात्रों की अधिकता है। तमस उपन्यास में पात्रों की अधिकता है। तमस उपन्यास में नूरपुर, खानपुर और सैयदपुर गांव का वर्णन भी किया गया है। सांप्रदायिकता का एक सामाजिक व्यवस्था के तहत रची गई मानसिकता से उत्पन्न होती है। उपन्यासकार के अनुसार शहर में सब काम बटे हुए थे, कपड़े,
अनाज का काम हिंदुओं के पास, जबकि जूतों मोटर लॉरियों का काम मुसलमानों के हाथ में था। देखिए जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु बताया है, हर महत्वपूर्ण बिंदु से आपका एक प्रश्न बनेगा। चलिए अब देखते हैं तमस उपन्यास का सारांश, जो कि बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूं। चलिए देखते शुरू करते हैं। उपन्यास का आरंभ यानी प्रारंभ नथु चमार द्वारा सुअर पकड़ने के प्रकरण से या सुअर को मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेज का चमचा है, ठीक है। मुराद अली जो है अंग्रेजों के कहने पर ही सब कुछ करता है, इसलिए बोला था कि मुराद अली अंग्रेजों का चमचा है। मुराद अली म्युनिसिपल कमेटी का कर्मचारी है। अंग्रेज अफसर सलोत्री साहब के कहने पर वह नथु चमार को सुअर मारने का काम देता है और वह नथु चमार को 5 रुपया देकर सुअर मरवाता है, ठीक है। चलिए नथु एक चर्मकार है, वह जानवरों को मारने का काम नहीं करता, किंतु न चाहते हुए भी उसे यह कार्य करना पड़ता है। नथु चमार इस बात से अनजान होता है कि वह सुअर की एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा, ठीक है। जब मुराद अली नथु चमार को सुअर मारने का काम देता है, सुअर मारता भी है रात में, ठीक है, लेकिन वह सुअर मार को क्या करना है उसको कुछ पता नहीं था, कहाँ फेंकना है कहाँ पर रखना है उसको कुछ मालूम नहीं था नथु चमार को। मृत सुअर को मस्जिद के दरवाजों पर फेंकने वाला वह कालू ईसाई जाति का था। सुअर को मारकर केलो वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका गया था। यही अंग्रेजों को फूट डालने की नीति है। सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी था। उधर कांग्रेसियों ने प्रभात फेरी के साथ साथ गली मोहल्ले की सफाई शुरू कर दी थी। इनमें बख्शी जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल और शंकर आदि थे। तभी मालूम पड़ा कि केलो के मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई आदमी सुअर मारकर फेंक गया है। इसमें मुसलमानों में खलबली मच जाती है और मुसलमानों के द्वारा भी एक गाय को मार देते हैं और या मंदिर के सामने फेंक देते हैं या गाय मारने का सलाह करते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोनों संप्रदाय हिंदू मुस्लिम आपस में बुरी तरह तन या शत्रु हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, माने कि एक दूसरे के माने कि पूरा के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। शहर में हत्या और लूट शुरू हो जाती है। अनेकों बेगुनाह और निर्दोष लोग जो अलग अलग धर्मों को मारने वाले थे मारे जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। उनकी औरतें आत्मरक्षा के लिए कुएं में अपनी जान दे देते हैं। सांप्रदायिकता का इस आग बुझाने का दायित्व वहां के डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड पर था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतिहास प्रेमी हैं। उनकी पत्नी से हमेशा कटुता बनी रहती थी। उनकी पत्नी लीजा, रिचर्ड की पत्नी का नाम क्या था? लीजा, देश की स्थिति देखकर यहाँ रहना नहीं चाहती थी। लीजा इस सांप्रदायिकता को हटाने के लिए अपने पति रिचर्ड से करती है, पर वह इनकार कर देते हैं और लीजा को बहुत ठेस पहुँचता है। अंततः मृत्यु हो जाती है। उपन्यास में अलग अलग प्रकरण चलते हैं, घटनाएं घटित होती रहती है। दंगे आसपास के गांवों में फैल चुके होते हैं। हरनाम सिंह जो नूरपुर तहसील के खानपुर के गांव में चाय की दुकान चलाता है, दंगों से बचते बचाते हुए अपनी पति बंतो, हरनाम सिंह की पत्नी का नाम क्या था? बंतो, के साथ वहां से भाग निकलता है और एक घर में शरण लेता है जो मुसलमान परिवार निकलता है और आसान अली की पत्नी राजो उन्हें अपने घर में पनाह देती है। उपन्यास के 17वें प्रकरण में इकबाल सिंह जो कि ईसाई धर्म जो सिख धर्म का था, उसे धर्म परिवर्तन का बहुत ही क्रूर और मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। 17वें प्रकरण में इकबाल सिंह को विवश होकर सिख धर्म से उसको मुसलमान बनना पड़ता है। सैयदपुर गांव में भी भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, अनेक लोग मारे जाते हैं और यहाँ 27 महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे देती हैं। नथु चमार आत्मग्लानि और दंगे की हालत देखकर मर जाता है। लगभग 4 दिन बाद रिचर्ड कर्फ्यू लगाकर दंगे फसाद को रुकवाता है। सांप्रदायिकता की समस्या यद्यपि एक युग पुरानी है, किंतु इनके दान भी आज भी इस देश में विद्यमान है। भारत आज भी इस सांप्रदायिकता की समस्या से उबर नहीं पाया है। पहले अंग्रेजों ने इसे अपना हाथ कंडा बनाया और आज के समय में कुछ राजनीतिक दल भी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। इन
सारी प्रक्रिया तबाही हो जाती है। उनके शिकार केवल निर्दोष और गरीब लोग, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वही बनते हैं। भारतीय नागरिक आज भी सांप्रदायिकता की समस्या को झेल रहे हैं। ठीक है, तमस उपन्यास में पूरा का पूरा सांप्रदायिकता से संबंधित है। चलिए, इस तमस उपन्यास में सांप्रदायिकता से जुड़े कुछ अनेक बिंदु हैं, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। राजनीति द्वारा धर्म का अपना स्वार्थ के लिए प्रयोग करना, सभी धर्मों के निहित सांप्रदायिकता मानसिकता का समान रूप से चित्रण करना, धार्मिक अंधता और कट्टरता को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न लोगों का होना। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ये तमस उपन्यास से संबंधित महत्व बिंदु और तमस उपन्यास का सारांश कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर हमारे यूट्यूब में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।